सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल उर्दू नाव को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। माइकल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी हसीन बीवी जूली ख्वाबगाह में एक गैर मर्द की बाहों में सिमटी कुछ इस अंदाज से महवे कलाम थी कि माइकल के बजाय वो दुबला पतला और सांवला सलोना नौजवान ही उसका शौहर रहा हो। माइकल को गुस्से के साथ साथ हैरत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उस नौजवान से कहीं ज़्यादा मर्जाना वजहात का पैकर था। फिर जूली, उसकी बीवी, ने उससे बेवफाई क्यों की? ये औरतें जिस्म में जलती हुई चिता रखती हैं, जिसकी भेंट के लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था उसी खामोशी के साथ बाहर निकल गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया अंधेर हो गई। जूली के अलावा इस भरी दुनिया में उसका कोई अजीज़ या रिश्तेदार भी नहीं था। उसने तन्हा ज़िंदगी से घबराकर जूली की आगोश में पनाह ली थी, लेकिन अब वो आगोश पराई हो गई। वो शहर से 30 मील दूर एक ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके में रहते थे जो बज़ाहिर तो शहरी ज़िंदगी से दूर थी, लेकिन दर हकीकत बड़ी ही पुरसुकून जगह थी। शहर की हंगामी ज़िंदगी से उकताकर वो हफ्ता 15 दिन के लिए उस देही कोठी में आ जाते। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। चूँकि इस बार वो पूरे साल के बाद उधर आए थे, इसलिए माइकल और जूली ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि वो कम से कम 1 महीने तो ज़रूर यहाँ रुकेंगे। लेकिन अभी उन्हें इस देहाती क़यामगाह में रहते हुए 8 दिन का थोड़ा वक्फा ही गुजरा था कि अचानक एक कारोबारी मसरूफियत निकल आई और उसे शहर वापस जाना पड़ा। वो सिर्फ 3 दिन के लिए वापस शहर गया था, लेकिन खिलाफ तवक्को वो एक ही दिन में काम काज से फारिग हो गया, इसलिए बिला तख़ीर वापस आ गया। वापसी में चूँकि खासी देर हो गई, इसलिए उसने खामोशी से बैरूनी दरवाज़ा खोला और कार को बाहर ही छोड़कर ख्वाबगाह तक पहुंचा। उस वक्त ख्वाबगाह में रोशनी देखकर उसे हैरत हुई। फौरी तौर पर तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि जूली उसकी जुदाई में करवटें बदल रही होगी, लेकिन जब उसके कानों से एक गैर मर्द की आवाज़ टकराई तो उसे बुरी तरह चौंकना पड़ा। जब इन आवाज़ों का उसे पूरी तरह यकीन हो गया तो उसने बड़े ही गैर महसूस अंदाज में ख्वाबगाह की इस खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे वो अंदर का तमाम मंजर बिला रोक टोक देख सकता था। तो उस पर हकीकत का इंकशाफ हुआ, जो जाहिर है उसके लिए हर लिहाज से क़यामत खेज था। कार तक वापस पहुंचते पहुंचते वो किन किन कैफियत से नहीं गुजरा। उसने दरवाज़ा खोला और ये सोचकर उसका हाथ इग्निशन की तरफ बढ़ा ही था कि वो जूली की उस झूठी दुनिया से कहीं दूर चला जाए। उसने किसी अनजाने जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन फ़ैसला कर लिया। उसने जूली को सज़ा देने का इरादा कर लिया। रात वो कार ही में पड़ा सोता रहा। उसे जूली को कत्ल करने का फ़ैसला करने के बाद किसी किस्म की बेकरारी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो सुकून की नींद सोया। और फिर अलल सुबह जब वो कार स्टार्ट करके गैरेज में दाखिल हुआ तो अच्छी तरह से समझ चुका था कि जूली का आशना जा चुका है। जूली ने वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए उसका इस्तकबाल किया, लेकिन माइकल ने उसे ज़्यादा चापलूसी करने की इजाज़त नहीं दी। वो उसे घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में ले गया और उसका गला उस वक्त तक दोनों हाथों से दबाए रखा जब तक जूली की हसीन और बेवफा आंखें हलकों से उबल न पड़ी। वो मर चुकी थी, लेकिन माइकल के इंतकाम की प्यास बुझने के बाद मजीद बढ़ गई। उसने लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए, सर तन से जुदा कर दिया, हाथ काट कर अलग कर दिए, धड़ के कई हिस्से किए और टांगों को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके वो यूं जायज़ा लेने लगा जैसे इस तकसीम पर गौर कर रहा हो कि कहीं उसने कांट छांट के दौरान कोई गलती तो नहीं कर दी। जूली का कटा हुआ सर उसने कुत्ते की टोकरी में फेंक दिया। उसकी हलकों से उबली हुई आंखें उस वक्त भी छत पर किसी अनजाने नुक्ते पर मरकूज थीं। होंठ नीमवा थे और माइकल ने महसूस किया कि वो मरने के बाद भी उस पर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। माइकल ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। ये गालिबन अज़दवाजी ज़िंदगी में तीसरा मौका था कि उसने पूरी तवज्जो से जूली का बग़ैर चश्मे के चेहरा देखा होगा। वो हर वक्त नज़र का चश्मा पहनने की आदी थी। इस वक्त भी चश्मा माइकल के सामने ही था। उसने चश्मा उठाकर जूली की आंखों पर रख दिया और फिर वो वहशियाना अंदाज से हंस पड़ा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने चश्मा उतारा और उसे कमरे की एक दीवार की जानिब उछाल दिया। किचन में जाकर उसने अपने लिए करीम मिली हुई कॉफ़ी का एक बेहतरीन कप तैयार किया और वापस कमरे नशिस्त में आ गया। कॉफ़ी की चुस्कियों के दौरान उसने एक नज़र कुत्ते की टोकरी की जानिब भी देखा जिसमें जूली का सर रखा हुआ था। फिर उसकी निगाह उसी कुर्सी पर टिक गई जिस पर खूनी खून फैला था। धड़ के 3 हिस्से, जिनमें से एक जूली की हसीन और जिन्स तासुर से भरपूर नाफ भी दिखाई दे रही थी, सोफा पर रखे हुए थे।
पहलू में तरतीब से रखे हुए बाजू और अतराफ में दोनों पांव खड़े थे। चश्मा दीवार से टकराकर कालीन पर गिर गया। उसने चश्मे की तरफ देखा, जिसका एक शीशा टूट गया और फ्रेम कदरे मुड़ा हुआ नजर आ रहा था। गालिबन कमरे में घूमते वक्त उसका पांव एक मर्तबा चश्मे पर भी पड़ गया था। उसने चश्मा उठाकर अपनी आस्तीन से साफ किया। उसका फ्रेम आहनी था, गोया उसे जलाकर ज़ाया करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसे भी जूली के बेवफा जिस्म के साथ ही जाना चाहिए, उसने सोचा। वो बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी का दूसरा कप बनाने लगा। आखिर ये मुझे क्यों घूरे जा रही है? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और कुत्ते की टोकरी में रखे हुए जूली के सर की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिसकी उबली हुई आंखें बदस्तूर उस पर जमी हुई थीं। उसने एक गद्दी उठाई और फेंक कर मारी। गद्दी की तह पेशानी के दरमियानी हिस्से में लगी और नथनों से खून की बारीक लकीरें जाहिर होने लगीं, जो टोकरी से निकलकर कालीन तक आ गईं। इसके जिस्म में किस कदर खून जमा हो चुका था। वो कॉफ़ी की चुस्की लेकर बोलने लगा। कॉफ़ी ख़त्म करके उसने किचन में इस्तेमाल होने वाले दस्ताने पहने और आरी उठाकर दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। अचानक वो बुरी तरह चौंक पड़ा। दरवाजे पर भारी हाथों की दस्तक हो रही थी। कौन हो सकता है? वो बुड़बुड़ाया। क्या पुलिस? ये कहकर वो खुद ही अपनी हिमाकत पर मुस्कुरा दिया। पुलिस को इधर आने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस वाले रोशन ज़मीर तो होते नहीं कि उन्हें बैठे बिठाए इस कत्ल की सुनगुन मिल गई हो। उसने जल्दी जल्दी कमरे की रोशनियां बुझा दी और दोबारा दस्तक का इंतज़ार करने लगा। मुमकिन है पुलिस के बजाय डाकिया या बिजली कंपनी की जानिब से कोई मीटर रीडर हो, उसने सोचा। और दोबारा दस्तक सुनते ही उसने फैसला कर लिया कि बाहर मौजूद हस्ती से ज़रूर मुलाकात करेगा। उसकी खामोशी शक व शुबहात पैदा कर सकती थी। एक मर्तबा तो उसके जहन में यह भी आया कि कहीं वो अपने जाल में ही ना फंस गया हो। जल्दी जल्दी लाश के टुकड़ों को सोफे के नीचे अकब में और कुछ को नीचे सिरकाने के बाद उसने कुत्ते की टोकरी में रखे हुए सर को कुशन से अच्छी तरह ढांप दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। जूली का कटा हुआ हाथ इस वक्त भी उसके हाथ में था और वो बेख्याली में उसे उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई। अंधे को कॉल बेल दिखाई नहीं देती। वो बुड़बुड़ाया। उसने तनकीदी नज़रों से एक कमरे का मर्तबा फिर जायजा लिया और उसकी निगाहें मेज़ पर दिखाई देने वाले धब्बों पर जम गईं। उसने एक चीथड़े से मेज़ को साफ किया, कपड़े को कुत्ते की टोकरी में गद्दी पर फेंका और टोकरी को एक तरफ कोने में रख दिया। जूली का हाथ उसने कोट की जेब में ठोंस लिया। दफतन उसे महसूस हुआ कि सर कुत्ते की टोकरी में महफूज नहीं। उसने जल्दी से उसे निकाला और साइड बोर्ड की दराज खोलकर उसमें बंद कर दिया। अचानक घंटी बजने लगी। गोया अकल के अंधे नौ वारिद ने घंटी का बटन देख लिया था। इस सूरत हाल में माइकल ने महसूस किया कि घंटी की आवाज़ एसाब पर कोई अच्छा असर नहीं डाल रही। वो कुछ बेकरारी सी महसूस करने लगा। फिर उसने जेब को थपथपाकर जूली के हाथ को टिटोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। माइकल ने दरवाज़ा खोला और बाहर खड़े हुए जोड़े को देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शकूक व शुबात की परछाइयाँ रक्सा थीं। आदमी 40 बरस का, मोटा ताज़ा और कदावर था। उसके जिस्म पर कारोबारी हजरात जैसा सूट था और स्याह जूते हल्के हल्के चमक रहे थे। औरत भी उसी उम्र की थी। उसने चमकदार नीले रंग की जीन और स्वेटर पहन रखा था। यह मौसम की मुनासबत से मौजू तरीन लिबास था। क्या जूली घर में है? औरत ने पूछा। नहीं, मैं उसकी एक पुरानी सहेली हूँ, उसने कहा। मेरा ख्याल है तुम माइकल हो। माइकल ने सर हिलाया। वो कहाँ गई है? वो ज़रा कस्बे तक गई है। कब? क्या काफ़ी देर हो चुकी है? मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल है शायद वो आधा घंटे पहले गई होगी। खैर, हम इंतज़ार कर लेंगे, औरत ने कहा और अपने साथी की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रही हो कि उसका ख्याल दुरुस्त है ना। और माइकल ने महसूस किया कि उसका जाल खुद उसके लिए तंग होने लगा है। औरत उसे सामने से हटाती हुई अंदर घुस आई। अभी माइकल कोई बात भी मुंह से निकालने नहीं पाया था कि औरत का साथी, जो गालिबन उसका शौहर था, वो भी अंदर दाखिल हुआ। वो राहदारी में चलते हुए हाल कमरे और फिर हाल से निकलकर सीधे ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। औरत जाते ही इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई। उसका शौहर भी आराम से बैठ गया। इस दौरान उस औरत की जुबान एक लम्हे के लिए भी खामोश ना हुई। वो मुसलसल चपड़ चपड़ बातें किए जा रही थी। ज़्यादातर बातें जूली ही के बारे में थी या फिर अपने शौहर के मुतालिक। माइकल को जब मालूम हुआ कि उसके सामने बैठा हुआ वो देव पैकर आदमी पुलिस का एक आला ऑफिसर भी है, तो उसके अवसान खता हो गए। यूं भी उसे महसूस हो गया कि वो शख्स उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा है। माइकल का दिल धड़कने लगा। ये गैर मुतवक्को आफत न जाने कहाँ से नाजिल हो गई थी। वो जिन सोफों पर इत्मीनान से बैठे थे, उनके नीचे जूली की लाश के मुख्तलिफ हिस्से छुपे हुए थे। और फिर उस वक्त तो माइकल का हुलिया बिगड़ गया जब अचानक उसकी निगाह औरत के कदमों पर पड़ी।
वहां खून की एक बारीक सी लकीर नमूदार हो चुकी थी। उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और उठकर टहलता हुआ सोफे की तरफ गया। फिर औरत के पहलू में बैठकर बातें करने लगा। इस दौरान उसका दायां पांव सिरकता हुआ खून की लकीर तक पहुंचा और उसने गैर महसूस अंदाज में उसे मसल कर कालीन में जज्ब कर दिया। कमरों की हालत अबतर हो रही है क्या? तुम्हें हमारे आने की तवक्को नहीं थी? औरत ने पूछा। नहीं मैडम, जूली ने तो मुझसे जिक्र नहीं किया था। हैरत है, मुमकिन है भूल गई हो। वो आजकल सैरो तफरी में लगी हुई है। ये तो उसकी पुरानी आदत है। औरत मुस्कुराई और अपने शौहर का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, खैर तुम हमें नहीं जानते, इनसे मिलो, ये मेरे शौहर हैं, मिस्टर हार्डी। माइकल ने सर हिला दिया। मिस्टर हार्डी ने भी मुस्कुराए बगैर सर को जुम्बिश दी। माइकल ने फौरी तौर पर अपना जहन जूली की लाश से हटाया और खूब यकसुई से गुफ्तगू करने लगा। वो किसी बात से उन्हें मशगूल नहीं करना चाहता था। मिसेस हार्डी की बातों से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जूली की पुरानी और बेतकल्लुफ़ सहेली है, लिहाजा वो उसे अपनी सहेली का शौहर समझते हुए खूब हंस हंस कर बातें किए जा रही थी। सिगरेट पिए। मिस्टर हार्डी ने सिगरेट सुलगाते हुए पैकेट उसके जाने बढ़ाया। माइकल ने एक सिगरेट लेकर सुलगाया और धीरे धीरे कश लगाने लगा। उसने गैर इरादी तौर पर कोट की जेब को टेढ़ा, फिर उसके जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसका हाथ जूली के कटे हुए हाथ से टकरा गया, कटा हुआ हाथ जिसे उसने फौरी तौर पर जेब में ही छुपा लिया था। तुम मुझे कुछ उलझे उलझे दिखाई दे रहे हो, मिसेस हार्डी ने पूछा। क्या जूली तुम्हारी मुनासिब देखभाल नहीं करती? वो बहुत अच्छी बीवी है। माइकल ने जेब में हाथ डालकर जूली के कटे हुए हाथ को टिटोलते हुए जवाब दिया और सोचने लगा कि अब वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उसके जूते चिपक रहे हों। गालिबन कुछ खून पांव के नीचे जमा हो गया था। मिस्टर और मिसेस हार्डी एकदम खामोश हो गए। उनकी तवज्जो माइकल ही की तरफ थी। मिस्टर हार्डी ने घड़ी में वक्त देखा और फिर दबे दबे लहजे में अपनी बीवी से कुछ कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है जूली, मजीद कुछ देर लगा देगी? मिसेस हार्डी ने पूछा। मालूम नहीं, माइकल ने मोहतात लहजे में जवाब दिया। मुझे मालूम होता है कि आपको इंतज़ार की इस कदर कोफत बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो उसे जाने से रोक लेता। बात इंतज़ार की नहीं मिस्टर माइकल, मिसेस हार्डी ने मुस्कुरा कर कहा। हम यहाँ कुछ दिन रुकने की गर्ज से आए हैं और कल मैंने उसे इतला भी दे दी थी। क्या जूली ने इस बात का जिक्र नहीं किया? क्या आपका यहाँ रुकने का इरादा है? माइकल ने दोहराया। मुमकिन है वो भूल गई हो। भूलने की बात एक तरफ रही, कितनी मज़े का खेज बात है, मिस्टर हार्डी ने मुंह बनाकर कहा। माइकल ने दिल ही दिल में उन दोनों मियाँ बीवी को गालियाँ दी। उसका जी चाह रहा था कि वो उन आने वालों को उठाकर बाहर फेंक दे। उन्होंने आकर उसके तमाम मंसूबे को धर्म भरम कर दिया था। उसे सोच विचार के लिए वक्त और तन्हाई की ज़रूरत थी। अगर वो गौर नहीं कर सका तो बिलाशुबा फांसी का फंदा उसकी गर्दन में होगा। अचानक बाहर दरवाजे पर दोबारा दस्तक सुनाई दी। क्या सब के सब अंधे हो गए हैं? माइकल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। उसकी आवाज़ इस कदर मध्यम थी कि कमरे में मौजूद दोनों अफराद समझ ना सके। अलबत्ता हार्डी फौरन घड़ी देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है सामान पहुंच गया है, उसने कहा। कहीं जूली ना हो, मिसेस हार्डी ने ख्याल जाहिर किया। अगर वो होती तो कॉल बेल को नज़रअंदाज ना करती, माइकल ने तलख लहजे में कहा। न जाने लोग घंटी को क्यों भूल जाते हैं। दरअसल इतलाई घंटी का बटन नुमाया जगह नहीं लगा, इसलिए हम इसे नहीं देख सके, मिसेस हार्डी ने मुस्कुरा कर कहा। खैर मैं ज़रा सामान देख लूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। मिसेस हार्डी ने भी उसका पीछा किया। माइकल उठ खड़ा हुआ। उसके जूते के नीचे काफ़ी खून जमा हो गया था। उनके जाते ही उसने फैसला किया कि इसी वक्फे में उसे क्या करना है। उसने जल्दी से कोट उतारा और सोफे की पुश्त पर डाल दिया और फिर सोफे से जोर आजमाई करते हुए मसरूफ़ हो गया। सोफ़ा कुछ आगे सिरका कर वो गोश्त के टुकड़ों को दुरुस्त करने लगा। उसके हाथ और बाजू खून में लथड़ गए। क्या कर रहे हो? एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर पलटा। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं चीज़ों को तरतीब से रख रहा हूँ, उसने बमुश्किल थूक निकल कर कहा। अरे तुमने तो अपने बाजू जख्मी कर रखे हैं, क्या हुआ? हर तरफ खून ही खून कैसे फैल गया? मिसेस हार्डी ने पुरतशवीश लहजे में कहा। मेरा हाथ कट गया है, उसने जल्दी से बहाना तराशा। लाओ मुझे दिखाओ, पट्टी बांध दूं। मैं अपने काम ज़ाती तौर पर करना पसंद करता हूँ, शुक्रिया। अहमकाना बातें ना करो। मिसेस हार्डी उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन माइकल ने जल्दी से कोट उठाया और कमरे से निकलकर किचन की तरफ भागा। मिसेस हार्डी चीखती हुई उसके पीछे दौड़ी। उसने जाते ही किचन में छुरी से अपना हाथ काट लिया और खून आलूद हाथ को धोने में मसरूफ़ हो गया। वो इस वक्त खाने के कमरे में बैठे हुए थे। मिसेस हार्डी बड़े इत्मीनान से बोटियां दांतों में दबा दबा कर नोचती हुई खा रही थी। उसने अपने शौहर की तरफ देखा। ये माइकल भी छुपा रुस्तम निकला।
कैसे लजीज खाने पकाता है। मैं समझती थी कि गोश्त पकाने में सिर्फ जूली ही माहिर है। हाँ, वाकई लजीज खाना है, मिसेस हार्डी ने लुकमा मुंह में ठोसते हुए कहा। गोश्त कहाँ से हासिल करते हो? मिसेस हार्डी ने दरियाफ्त किया। मैंने फ्रिज में गोश्त की काफ़ी मिकदार देखी है, हम 1 महीने का राशन इकट्ठा खरीद लेते हैं, माइकल ने जवाब दिया। ये हंटर बीफ है। जूली कुछ इस अंदाज से उसे मसाला लगाकर रखती है कि 1 महीने तक गोश्त खराब नहीं होता। उसने बहुत देर लगा दी, आज दूसरा दिन है, लेकिन इस लापरवाही की वजह समझ में नहीं आई। वो जैसी है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर उसे जानती हैं, माइकल ने कहा। हाँ, उसकी तबीयत में लापरवाही है। अब कोई तुक है कि हम घर में आकर बैठे हैं और खुद गायब है। खैर, मैं अभी 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं जाऊंगी। अरे तुम ये गोश्त क्यों नहीं खा रहे? मैं परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल करता हूँ, माइकल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। 1 मरतबा बदपरहेजी हो गई तो फिर कई महीने तक परेशान रहूँगा। तुम अपनी सेहत का खासा ख्याल रखते हो, मिसेस हार्डी ने कहा। मैं तो क्या, ये जूली का ही काम है कि उसने ग़िज़ा के सिलसिले में मेरी तमाम लापरवाहियों को ख़त्म कर दिया, वरना बेतदालियों के हाथों मुस्तकिल मरीज़ होकर रह गया हूँ। माइकल ने सब्ज़ी की प्लेट साफ़ करके अलग रखते हुए कहा और फिर मेज़ से उठ गया। दफातन मिसेस हार्डी उठी और हाथ साफ करती हुई झुक कर कुर्सी के नीचे रखे हुए कोट को उठाने लगी। ये कोट यहाँ क्यों फेंक रखा है? माइकल का दिल उछलकर हलक में आ रहा। वो उस कोट को तो भूल ही गया था। उस कोट की जेब में वो खून आलूद चाकू मौजूद था, जिसे उसने रात जूली के टुकड़े करने के बाद रख लिया था कि सुबह किसी वक्त बाहर खेतों में दफन कर देगा। वो तेजी से लपका और मिसेस हार्डी के हाथ से कोट झपट लिया। मिसेस हार्डी हैरत से ठिठक कर रुक गई, कई कदम पीछे हटी। ओह, गालिबन अपनी चीज़ों को छूने के मामले में तुम बहुत हसास हो। हाँ, कुछ अजीब सी आदत पड़ गई है, माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही माइकल ने कोट की जेब टटोली। चाकू उस वक्त भी जेब में मौजूद था। उसने कोट लिया और कमरे से बाहर निकल आया। हार्डी उलझन आमेज निगाहों से उसकी तरफ देखता रह गया। अजीब शकी आदमी है, वो अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए बोला। मुझे तो कुछ क्रैक मालूम होता है, मिसेस हार्डी ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, और फिर दोनों हंसने लगे। मुमकिन है वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गई हो। तकरीबन 11:30 बजे वो दोनों सोने के लिए ऊपर चले गए। माइकल नीचे ही रहा। उस वक्त वो कमरा नशिस्त में बैठा इत्मीनान से एक नावल पढ़ रहा था। जब उसे अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि बिन बुलाए मेहमान सो गए हैं, तो वो किताब रखता हुआ उठ गया। कमरे से निकलकर वो सीधा किचन में जा घुसा। फ्रिज खोलकर उसने गोश्त के टुकड़ों को देखा और फिर बोतल खोलकर उन पर मसाला छिड़कने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद माइकल ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर घुसने लगा, किसी के कदमों की आहट सुनकर चौंक पड़ा। दरवाजे में मिसेस हार्डी खड़ी थी। क्या बात है माइकल, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे कुछ काम था, सोचा उससे फारिगत पा कर ही सोने के लिए लेटूंगा, माइकल ने जवाब दिया। मिसेस हार्डी स्टोर रूम की तरफ बढ़ी तो वो यकायक उसके रास्ते में आ गया। रुक जाओ, उधर मत जाओ। क्यों, क्या बात है? तुम स्टोर में क्या कर रहे हो? वहाँ गंदगी फैली हुई है, माइकल ने कहा और फिर पेशानी थाम ली। मिसेस हार्डी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसका कंधा थाम लिया। क्या बात है, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे शदीद सर में दर्द है, माइकल ने कहा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मिसेस हार्डी नाइट गाउन को दुरुस्त करती हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई और वो रुमाल से पेशानी पर लरसे हुए पसीने के कतरे साफ करने लगा। उन लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। खैर, कब तक? जब जूली के गोश्त की आखिरी बोटी इनके पेट में उतर जाएगी तो फिर पूरी तरह मुतमईन हो जाऊंगा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन में जा बैठा। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने मिसेस हार्डी की तरफ देखा, जो उसी की जानिब मुतवज्जो थी। उससे निगाहें चार होते ही वो मुस्कुराया। उस वक्त चाय का ये कप किसी नेमत से कम नहीं था। जूली कहाँ है माइकल? मिसेस हार्डी ने पूछा। क्या मतलब? वो चौंक पड़ा। तुम्हारी बीवी घर से तुम्हें इतला दिए बगैर कस्बे में गई और आज तीसरा दिन है वो वापस नहीं आई। क्या तुम्हें परेशानी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करती है। वो मुझसे ज़्यादा सहेलियों में खुश रहती है। तो क्या तुम्हारा आपस में झगड़ा हो गया दोनों का? नहीं, हम आपस में कभी नहीं झगड़ा करते। क्या तुम्हें जूली की ये रविश पसंद है? मजबूरी है मिसेस हार्डी, माइकल ने एक तवील सांस लेकर कहा। घर में कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए मैं उसकी इस तफरीहात के सामने दीवार बनना पसंद नहीं करता। जब उसकी गोद हरी हो जाएगी तो वो खुद ही संभल जाएगी, माइकल ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। कहीं तुम में कोई कमजोरी तो नहीं? मिसेस हार्डी ने एक चुभता हुआ सवाल किया। क्या मतलब? एक लम्हे के लिए माइकल के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने फौरन ही अपनी बदहवासी पर काबू पाते हुए गुस्से में कहा, मिसेस हार्डी, मैं अपने ज़ाती मामलात में इस कदर बेहुदा मुदाखलत पसंद नहीं करता। मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर माइकल। अभी मिसेस हार्डी अपनी बात पूरी नहीं करने पाई थी कि अचानक एक नई आवाज़ गूंजी।
दरवाजे में हार्डी खड़ा था। आखिर ये चाय का कौन सा वक्त है? मैं सोते सोते 8 सुनकर चौंक पड़ी थी। नीचे आवाज़ें आ रही थी, इसलिए देखने चली आई। यहाँ देखा तो माइकल के सर में शदीद तकलीफ थी, इसलिए चाय का दौर चल गया। मिसेज हार्डी ने वजाहत की, मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, हार्डी ने कहा और बीवी को इशारा करता हुआ वापस चला गया। माइकल उनके जाने के बाद भी किचन में ही बैठा रहा। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो वो एक मर्तबा फिर स्टोर की तरफ बढ़ा। स्टोर में जूली की सिर्फ एक टांग रखी हुई थी। वो उस पर काम करने लगा। 2 घंटों बाद उसने बोटियों से भरा हुआ बर्तन उठाया और किचन में आ गया। गोश्त फ्रिज में रखकर उस पर मसाला छिड़कने लगा। उसके बाद वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। अब वो पूरी तरह इत्मीनान में था कि जूली की लाश ठिकाने लगाई जा चुकी थी और अब उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। जूली की गैर हाजिरी के बारे में नाश्ते की मेज़ पर भी बहस हुई। माइकल कुछ देर तक तो दोनों मियाँ बीवी को मुनासिब अंदाज में जवाब देता रहा, मगर जब मिस्टर और मिसेस हार्डी मुसलसल सवाल करते रहे तो उसने झिला कर कह दिया कि जब उसे कोई फिक्र नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसलिए कि जूली ने आज तक हमसे इस कदर बेरुखी का मुजाहरा नहीं किया, हमें बुलाकर खुद कभी गायब नहीं हुई। ये इंतहाई बदतमीज़ी की निशानी है और हम समझते हैं कि जूली इतनी गैर मुहज़्ज़ब और बदतहज़ीब नहीं। हार्डी ने अपनी बात की वजाहत की। अब मैं क्या कह सकता हूँ? माइकल के चेहरे से नागवारी के असरात जाहिर हो रहे थे। मेरा ख्याल है कि आज शहर फ़ोन करके मैं अपने कुछ आदमियों को उसे तलाश करने पर लगा दूँ। हार्डी का एक तन से भरा हुआ जुमला माइकल के कानों से टकराया। जैसे आपकी मर्जी, बहरहाल मैं अब इस बेकार मौजू पर एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करूँगा, माइकल ने बुरा सा मुंह बना कर कहा और उठते उठते दोबारा बैठ गया। उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे आसमान टूट पड़ेगा। दरवाजे में घर की पालतू बिल्ली खड़ी थी। बिल्ली की आमद कोई गैर मुतवक्को हादसा नहीं था, लेकिन उसके मुंह में जो चीज़ दबी हुई थी उसे देखकर माइकल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डूबते हुए दिल के साथ मिस्टर और मिसेस हार्डी की तरफ देखा। उन दोनों की निगाहें भी बिल्ली पर जमी हुई थीं। माइकल ने मेहमानों पर एक धुंधलाई हुई नज़र डाली और जिस्म को ढीला छोड़ दिया। बिल्ली के मुंह में जूली का कटा हुआ हाथ दबा हुआ था। एक उंगली में जूली की शादी की अंगूठी चमक रही थी। उस हाथ को देखते ही मिसेस हार्डी एक दिलदोज चीख मारकर बेहोश हो गई और हार्डी का हाथ बेख्तियार गाउन की जेब की तरफ रेंग गया, जिसमें रिवाल्वर रखना उसकी पुरानी आदत थी। माइकल को याद आ गया कि ये हाथ वो अपने कोट की जेब में भूल गया था, जिसे बिल्ली न जाने किस तरह उड़ा लाई थी। लेकिन अब ये सोचना सब कुछ बेकार था, क्योंकि वो हार्डी की खूनखार आंखों को अपने जिस्म में उतरता हुआ महसूस कर रहा था।